बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, आबादगार बारो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो एग्रीकल्चर कॉलेज डोकरी में खड़ा हूँ, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने रिसर्च ट्रायल लगा रहे हैं। उनका जो गाइड है हमारा प्रोफेसर डॉक्टर जावेद शबीर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि हमें इसके बारे में जो ट्रायल हैं वो हमें बताएं कि ये ट्रायल किस चीज़ का है और ये क्यों लगा रहे हैं, और इसका जो आगे चल के फ़ायदा है आबादगार को या स्टूडेंट को क्या पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप तारुफ करवाएं अपना सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं जावेद शबीर डार, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में, और हमारे पास यहाँ पर बीएससी की डिग्री करवाई जाती है। और इस डिग्री प्रोग्राम में बेसिकली ये रिसर्च ट्रायल इंटर्नशिप में होता है, लेकिन हम अपने बच्चों को ये काम एमएससी में करवाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब एमएससी में जाएँ तो उनको इस चीज़ की सपोर्ट और उनको पता हो कि अच्छी वैरायटी का इंतखाब कैसे किया जाता है, और कोई भी फील्ड में ट्रायल लगाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हमने 2 प्लाट्स हैं, अगर आप देखें, एक जो पहले 4 और 12 प्लाट्स लगे हुए हैं, ये कदम की हमने वैराइटीज़ लगाई हैं, जिसमें 3 वैराइटीज़ निया की हैं, और उन तीनों और एक हमने उसको कंपेयर किया जो हमारी लोकल TD1 की वैरायटी है उसके साथ। इसमें हमने शाहीन एक वैरायटी है निया की वो लगाई है, सुनहरी एक हमने वैरायटी लगाई है, TD1 के साथ हमने उसको कंपेयर किया है। और इसके अंदर हमने 3 दफ़ा उसको रेप्लिकेशन में डाला है, रिपीट्स हमने उसकी 3 रखी है। प्लाट का साइज़ 1.8 मीटर बाय 1.5 मीटर रखा है। 30 सेंटीमीटर के फासले पर हमने रोज़ लगाई है इसकी, ताकि हम उसके सारे करेक्टर जो पौधा कितने दिनों में जर्मिनेट करता है, कितने दिनों में उसकी मतलब ग्रोथ हमारे पास आती है, कितने दिनों में प्रोडक्शन देता है, और फिर हम इसको रेंडमाइज हमने मतलब पूरे को मुख्तलिफ जगहों पर फैलाया है ताकि हमें उसका अच्छे तरीके से रिजल्ट आ सके, और हमारे बच्चों को ये पता लग सके कि इस कंडीशन के अंदर कौन सी वैरायटी बेहतर प्रोडक्शन देती है, कि बजाय वो जो पुराने ट्रेडिशनल वैरायटीज चला रहे हैं उसमें से वो कोई नई वैरायटी की तरफ आए और उसका चुनाव आसानी से हो सके। अच्छा, इनका जो सोइंग जो प्रोग्राम होता है, खासकर जो सीज़न है, जो मंथ है, ये नवंबर और दिसंबर अभी आ रहा है, तो ये आबादगार किस महीने में इसका जो है ना सिलेक्शन करें ताकि जो है ना वो अपनी बेहतर पैदावार ले सकें। इसकी एक जो रिसर्च रिपोर्ट है उसके मुताबिक हर एक इलाके का अलग टाइम है। जैसे कुछ इलाकों में 15 नवंबर से शुरू हो जाता है, कुछ इलाकों में 25 नवंबर से शुरू होता है, लेकिन रिसर्च ये साबित करती है कि अगर आखिरी डेट के बाद हारी या आबादगार गंदम काश्त करेगा तो एक दिन लेट करने से उसको 14 किलो प्रोडक्शन में कमी मिलेगी। इसको एडजस्ट करने के लिए भी रिसर्चर्स ने एक तरीका बनाया है कि आप 1 किलो बीज एक रोज़ के हिसाब से ऐड कर दें उसमें। अगर आप 50 किलो बीज डाल रहे हैं तो 1 किलो बीज लास्ट डेट के बाद आप एक दिन के हिसाब से ऐड करेंगे उसके अंदर जी। लेकिन फिर भी ये प्रोडक्शन उस प्रोडक्शन के बराबर नहीं आएगी। खाद भी आपको ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, सीड भी आपको अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा, मेहनत भी। लेकिन वो जो आपने आखिरी डेट के बाद लेट स्विंग की है वो पर डे 14 kg उसका लॉस करती है। उसके लिए फिर हम प्रोडक्शन मैच करने के लिए कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ा दी जाए, उसको हम जो है 1 kg पर डे रिकमेंड करते हैं कि आप सीड इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, ज़मीन की तैयारी के लिए आबादकार को कौन कौन से हर चलानी चाहिए या ज़मीन की तैयारी कैसे करनी चाहिए ताकि जो है ना वो, और आगे चल के जब ज़मीन तैयार हो जाती है जो सोइंग मेथड्स होते हैं वो कौन से आजकल बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। थोड़ा सा जो हमारा इलाका है, जैसे लाड़काना का इलाका डोकरी का, इसमें जो सबसे बेस्ट स्विंग मेथड है ना वो आपका ज़ीरो ड्रिल है। तो जब आप चावल की फसल काट लें उसके बाद जो ज़मीन में रेजिडुअल मॉइस्चर हो उसके ऊपर आप ड्रिल के ज़रिए, इसमें एक तो जो हारी है या आबादगार जो है उसकी इनिशियल हलों के खर्चे बच जाते हैं, उसकी पानी की मेहनत बच जाती है, उसका मतलब जो टाइम लेट हो रहा है वो बच जाता है, टाइमली स्विंग कर लेता है, जिसकी वजह से वो बड़ी अच्छी पैदावार हासिल कर सकता है। ये तो है जो सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है ना जी, कि जब वो राइस की फसल काट के उसमें रेजिडुअल मॉइस्चर के अंदर ड्रिल कर दे उसको, एक तो वो ज़्यादा टिलेज की वजह से सॉइल को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी आएगी। सबसे बेस्ट मेथड ये है। लेकिन अगर किसी वजह से उसकी ज़मीन में कोई प्रॉब्लम है, और एक हमारे पास सिलसिला है कि हम ख़ानदानी चल रहे हैं और हम कहते हैं नहीं जी इसको पहले हल मारें फिर पानी लगाएं, तो ये जो खर्चे ये उसमें उसके बाद जाते हैं।
फिर जो लेट हो रही है वो भी बच जाएगा, जो उसकी प्रोडक्शन उसका लॉस आ रहा है वो भी उसका बच जाएगा। अच्छा अच्छा, इससे ये होता है कि चलो ये तो जो साली की फसल है, आबादगार खास करके जो लाड़काना में जेकाबाद है, कश्मीर है, वहाँ के लिए ये है प्लस पॉइंट है कि पानी कम है। उस वजह से अगर जब फॉर एग्जाम्पल ये स्विंग हमने कर दी, जो पहला पानी आए आबादकार को कब देना चाहिए ताकि क्रॉप जो पौधे हैं वो उगल रहे हैं उनको नुकसान भी ना हो और जर्मिनेशन भी बेहतर हो, पहला पानी कब देना चाहिए? ये जिसमें करेगा ना जीरो ड्रिल, उसके अंदर उसको जल्दी पानी देना है। जहाँ पर वो जीरो ड्रिल नहीं करेगा, रेजिडुअल मॉइस्चर पर नहीं करेगा, वहाँ पर वो उसको 30 दिन के बाद पानी देगा। अच्छा, तो उसके बाद इसके जो कम से कम 3 पानी है ना वो ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, उसमें वो कोई मतलब इस तरह की कमी बेशी बर्दाश्त नहीं की जाती, वरना जब ये टिलरिंग स्टेज पर जाता है, जब ये बूटिंग स्टेज पर होता है, अगर उसमें पानी कम हो जाएगा ना ये उसका नुकसान करेगा। कुछ आबादगार को ख्याल होता है कि जब हम चावल के बाद जब हम वीट की सोइंग करते हैं तो पहले ही हम फर्टिलाइज़र उसको दे देते हैं, वो कहते हैं इसमें कम फर्टिलाइज़र होंगे, क्या उससे नुकसान नहीं होता है? आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आबादगार को फर्टिलाइज़र के बारे में कितनी एहतियात करनी चाहिए या कौन कौन से फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने चाहिए वीट में? फर्टिलाइज़र का एक छोटे पौधे की न्यूट्रिशन में बिल्कुल ऐसी रोल है जैसे एक छोटे बच्चे की ज़िंदगी में उसके लिए खुराक मतलब रखती है। अगर खुराक अच्छी नहीं होगी तो उसकी ग्रोथ आगे अच्छी नहीं चलेगी। आप बच्चों की खुराक पर ज़्यादा जोर लगाते हैं, आप डब्बे के दूध भी लेकर उनको पिलाते हैं ताकि इसकी न्यूट्रिशन कम ना हो। बिल्कुल इसी तरह से जो पौधे की शुरू की खुराक है ना, वो अगर उसको ठीक नहीं मिलेगी तो वो टिलरिंग में भी मार खाएगा, वो बूटिंग स्टेज में भी मार खाएगा, वो आगे भी जाकर उसमें मार खाएगा। अच्छा, चलो आखिर में जब आगे चल के ये जो है ना फर्टिलाइज़र फॉर एग्जाम्पल जब जो है ना दाने निकलना शुरू होते हैं तब कौन से फर्टिलाइज़र या न्यूट्रिएंट्स आबादगार को इस्तेमाल करने चाहिए? इसमें इसका सिंपल सा एक आबादगार के लिए रूल है कि DAP, फास्फोरस और पोटाशियम की जो भी फर्टिलाइज़र होंगे वो एट द टाइम ऑफ सोइंग दिए जाएंगे। अच्छा, ठीक है। नाइट्रोजन के हम फिर 3 डोज कर लेते हैं। अगर आपकी फसल में कुछ चीज़ की कमी है, आप बोरान और जिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों का आपस में एक दूसरे का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, एक दूसरे का साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये खाने वाली फसल है। इसमें अगर आप दवाई इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसान करेगी। पेस्टिसाइड वैसे भी वीट पे कम ही इस्तेमाल होती है क्योंकि पेस्ट का इस पे वीट पे बहुत कम प्रॉब्लम होता है, कभी कभी एफिड लेट में आ जाता है। अच्छा, इसमें मेन जो देखा जाता है वीड्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, कभी कभी पहले भी वीडिसाइड लगाते हैं, जब बाद में जब वीट निकलना शुरू होती है, बाद में जब वीड भी निकलना शुरू होती है तो बाद में पोस्ट इमरजेंस भी वीडिसाइड लगाते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे आबादगारों को कि वीडिसाइड के बारे में उनको क्या एहतियात करनी चाहिए? अगर तो लगी हुई है, जैसे मैंने कहा कि जीरो ड्रिल इज़ द बेस्ट वे ना, अगर उसके अलावा वो करता है तो वो जितने अच्छे तरीके से हल चलाएगा और जितने अच्छे तरीके से वीडिसाइड स्प्रे करेगा। मैं इतना सा बताता चलूँ आपको कि जब आप वीडिसाइड स्प्रे करते हैं जो प्री इमरजेंस होता है उसमें उसको इतना स्मूथ करना होता है कि वो शील्ड आपने उसके ऊपर बिछानी होती है सारी। अच्छा, अगर कहीं से वो रह गया तो प्लांट वहाँ से निकल आएगा। पोस्ट हार्वेस्ट तो सारी बात है, हम जो उसके ऊपर करेंगे उसका मैकेनिज्म ये होता है कि जो नैरो लीफ है वो ब्रॉड लीफ को क्रॉप में फिर ब्रॉड लीफ को ख़त्म करते हैं, ब्रॉड लीफ होती है उसको नैरो लीफ में ख़त्म करते हैं। तो जितनी ज़्यादा अच्छी ज़मीन की तैयारी की जाएगी अदर केसेस में जो उसको पहले दवाई मारी जाएगी उतना ही ज़्यादा अच्छा कंट्रोल उसको जो है वो मिलेगा। बाकी इसमें तो ज़रा बाद में तो केमिकल स्प्रे करना मुश्किल हो जाता है, तो ब्रॉड लीफ के बाद जो नैरो लीफ है वो हमें फिर मैनुअली उसमें करनी पड़ती है, वो सबसे बेस्ट तरीका है। आपका क्या ख्याल है? कुछ आबादगार कहते हैं कि वीट कम जो है ना वो यील्ड देती है, मगर देखा गया है लास्ट जो 5-6 साल हैं खास करके TD1 आने के बाद जो है ना पाकिस्तान खुद कफील हो गया है वीट में। आप क्या जाने इसमें आबादगार जो उस पर खर्चा करता है उससे कितनी बचत हो जाती है 1 एकड़ से? उसको असल जो सबसे बड़ा मसला है ना वो 2 चीज़ें हैं। एक आपकी सीड सिलेक्शन ठीक नहीं होती। हाँ, आप अपनी जान बचाने के लिए जो गंदम रखते हैं उसका आप सीड उठा के इस्तेमाल कर देते हैं, उसको ये कीड़े वगैरह नुकसान पहुंचाते हैं, उसके पेस्ट हैं रोडेंट्स हैं जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो सीड आपको अच्छी क्वालिटी का सेलेक्ट करना होता है, दूसरा टाइमली प्रिपरेशन ऑफ लैंड है, तीसरा प्रॉपर मेथड ऑफ सोइंग है। अब हमारा फार्मर जब
फारिग होता है कामों से फिर इनकी तरफ ध्यान देते हैं। इसमें उसको पानी का इशू भी आ जाता है, बाकी के मसले भी आ जाते हैं, तो इस वजह से उसकी जो प्रोडक्शन है ना वो कम हो जाती है। अगर वो इन सारी चीज़ों के ऊपर मेहनत करे और उनके ऊपर प्रॉपर टाइम पर सीड इस्तेमाल करे, उसमें जड़ी बूटियाँ गंद वायरस उससे निकाला हो, हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज किया हो, तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छी प्रोडक्शन ले सकता है। प्रॉपर टाइम पर फर्टिलाइज़र दे। अब फार्मर जो है वो क्या करता है, जब टाइम आएगा तो फर्टिलाइजर खरीदेगा, हालांकि उसके पास पैसे होते हैं पिछली फसल के, अगर वो टाइम पर ले तो डीएपी में अच्छी खासी बचत भी कर सकता है। सही। अच्छा, इसमें ये भी हुआ है कि वीट हो या कोई और क्रॉप हो, पाकिस्तान में बड़ा इशू रहा है सीड का। सीड वो सही नहीं मिलता या मिक्स होता है। कुछ कंपनी ऐसे जो ज़्यादा सीड चलता है तो उसमें कंटामिनेटेड सीड बीच में या कोई और सीड उसमें मिला के आबाद होते हैं। फिर जो वो जब वो फील्ड में जाता है सीड तो वो क्रॉप भी यूनिफॉर्म नहीं होता, उसमें यील्ड भी कम हो जाते हैं, प्रॉब्लम भी आ जाते हैं। आबादगार को आप क्या सजेस्ट करेंगे, वो सीड कौन सा लें या कौन सी बेस्ट वेराइटीज़ हैं? तो वो कोई आप कुछ कंपनियों के सीड या कोई अगर किसी आदमी के पास फर्ज करें कि 25 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो मैं समझता हूँ कि वो आधे जरेब में बड़े आराम से एक ट्रायल लगा सकता है। हाँ, आधे जरेब में बड़े आराम से एक ट्रायल लगा सकता है। वो 5, 8 या 10 वैराइटीज़ को लेकर उसमें टेस्ट कर ले, जैसे हमने यहाँ पर टेस्ट किया, उसको टेस्ट कर ले, उसको पता लग जाएगा कि उसके एरिए में उस मौसम के मुताबिक कौन सी वैरायटी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि अगर एक TD1 ने एक दफ़ा परफॉर्म करे तो हर साल वही करे। हमारा फार्मर क्या करते हैं, एक वैरायटी ले ली बस, अब सारी जिंदगी उसी को चलाता रहेगा जब तक कि कोई स्पेशल वैरायटी ना हो। थोड़ी सी मतलब चेंजिंग होनी चाहिए चीज़ों में। आप अच्छी वैराइटीज़ को सेलेक्ट करें, दूसरी वैराइटीज़ को ट्राई करें, लेकिन ये भी नहीं मैं कहता कि जी आप पता लगे अगर एक आदमी 50 एकड़ ज़मीन है तो 50 के 50 एकड़ जो है वो एक ही वैरायटी करें। आप मुख्तलिफ वैराइटीज़ को चेक करें और फिर उसमें आप 1 एकड़ को या 2 एकड़ को स्पेशल ट्रीटमेंट्स दें उसकी प्लांटेशन। क्योंकि एक सिंपल सा फार्मूला है इम्प्योर सीड का कि आप उस फील्ड के अंदर अगर प्लांट ऊपर या नीचे नज़र आए तो इसका मतलब ये प्योर सीड नहीं है। अगर एक यूनिफॉर्म हाइट है तो इसका मतलब है कि ये प्योर सीड है। तो आप अगर कुछ पौधे ऊपर हाइट में या कुछ नीचे हैं, कुछ वैसे भी जेनेटिकली भी हो जाता है, उसमें चेंजिंग आ जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो आप वो पौधे निकाल लें बीच में से। स्मूथ हाइट पर स्मूथ कैरेक्टर्स देकर उस वैरायटी की आप खुद सिलेक्शन करें, वो एक एकड़ आप अपने सीड के लिए कर लें। अच्छा, मैंने जो कुछ आबादगार से पूछा तो वो कहते हैं तो हम तो TD1 लगाएंगे ज़्यादा मैक्सिमम है, उस पर कोई सतार है, कोई शायद पंजाब की है या मक्खर है, TJ83 है, वो भी हम लगाते हैं। आबादगार है, ये तो पुरानी भी वैरायटी है मगर उनका जो पोटेंशियल है ये मतलब कि ये स्ट्रेटजी आप कह रहे हैं मगर ये सही है। ये अगर एक मिसाल 100 एकड़ है तो उसमें 20 एकड़ 25 एकड़ TD1 हो, कुछ बेनज़ीर हो, कुछ आबादगार हो, TJ1 हो या कोई और वैरायटी जो सिंध में बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। फार्मर्स को ये समझ लेना चाहिए कि एग्रीकल्चर एक बिजनेस है और बिजनेस में अपनी जिद नहीं चलती। बिजनेस फैक्ट्स और फिगर्स पर चलता है। मैं ये करता रहा, मेरे वालिद ये करते रहे, हम ये करते हैं, ये नहीं होता। आपको ट्रेंड के साथ मूव करना पड़ेगा। जिस तरफ ट्रेंड जा रहा होगा आपको उस तरफ मूव करना पड़ेगा। अब अगर आप ये कहेंगे जी एक आदमी 2 जानवर रखकर चल रहा है और उसके पास 50 एकड़ ज़मीन है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। सही। अब वो अगर 2 एकड़ पर चारा लगा ले, पोल्ट्री फार्मिंग साथ चला ले, कुछ डेयरी फार्मिंग चला ले अच्छे लेवल पर, तो उसका फ़ायदा ले सकता है। सही। लाजमी नहीं है कि वो 2 जानवर रख कर उसमें चले। बात ये है कि हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी के बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं है। अगर उसको रोटी पसंद है TD1 की या TJ83 की, वो 2 एकड़ में लगा ले, लेकिन अगर वो यील्ड में ऊपर जा रही है तो बेशक उसको करे। अच्छा, बेशक उसको करे, लेकिन आप एक नई चीज़ को मौका दें, चाहे वो कोई भी वैरायटी हो, लिया की हो, वो पेड़ोजाम की हो, वो हैदराबाद की हो, ट्रायल तो करें ना। हो सकता है कोई और वैरायटी से परफॉर्म कर जाए। अच्छा, अभी जो ये आपके स्टूडेंट काम कर रहे हैं, क्या ये स्टूडेंट इसमें इंटरेस्ट लेते हैं? आप और अगर सामने देख सकते हैं, अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो हमारी जो बेटी पर काम कर रही है उसको क्या ज़रूरत है क्वार्टर लेकर करने की। ये जो ट्रायल माशाल्लाह इंशाल्लाह ये हो भी जाएगा, वीट भी सारा कुछ ट्रायल। अब आपने इसको 2 दिन हुए हैं शायद सोइंग के लिए। ये जब हो जाएंगी इसकी जो रिकमेंडेशन आएगी, क्या ये आबादगार के लिए आप कैसे उसको पहचानेंगे कि बाबा हम ये तरीका इस तरह है या ये रिकमेंडेशन बेहतर है? उसके 2 मेथड्स हैं। एक तो रिसर्च पब्लिकेशन होती है जो बैठ जाती है जिसको फार्मर कम पढ़ता है। हमारा अपना एक एग्रोनॉमी का एक एग्रोनॉमी न्यूज़
जो हम एक बुलेटिन निकालते हैं, हाँ। तो 1 या 2 पेजेस पर होता है। हम उसमें इसकी अपडेट्स देते हैं कि इस मौसम के लिहाज से ये चीज़ ठीक है। वो अगर फार्मर हमारे साथ रब्ता करेगा तो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं इसके बारे में। क्योंकि हमारा ये ट्रायल लगा, जैसे आगे हमने लेंटिल का लगाया, इसके बाद हम कुछ करोला के भी प्लांट्स लगाएंगे कि बच्चों को आइडिया हो कि जो क्रॉप्स यहाँ पर नहीं होती वो कैसे ग्रो कर रही है। सही सही। ठीक है ना। अच्छा, ये जो आखिर में जब इसकी आप सीड निकलेगा, आप ये जब आएगी सीड आप अपने लिए भी रखेंगे नेक्स्ट सीज़न के लिए, ताकि आप दूसरे कंपनियों से या इदारों से लेना ना पड़े। तो इसका स्टोरेज कैसे करें? आबादगार अपना भी सीड रख सकता है ना, अपनी जो फील्ड पे जो है ना, उसके कुछ रिकमेंडेशंस हो कि इसको स्टोर कैसे करें ताकि उसको सीड को जो नुकसान भी ना हो, हीट भी ना हो, ह्यूमिडिटी भी सही मिले और इंसेक्ट का अटैक भी ना हो। इस तरह कोई रिकमेंडेशन कुछ आबादगार के लिए? इसमें 2 बड़ी चीज़ें हैं। एक ये कि आपने उसको प्रॉपर्ली साफ़ करना है, जो सीड आपने फॉर द पर्पज़ ऑफ सीडलिंग रखना है। जी। अच्छी तरह से आप उसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद ड्राई करेंगे। ड्राई का जो सीनियर साइंटिस्ट उन्होंने एक तरीका बताया हुआ है कि जी वो जब आप दाना अपने दांतों में रख के दबाएं और वो ज़ोर से टूटे, टिक की आवाज़ दे, इसका मतलब कि ये इसका जो मॉइस्चर लेवल है वो ठीक है। सही है। ठीक है, रख से टूटे और टुकड़ों में तकसीम हो जाए, बल्कि मॉइस्चर उसको मेंटेन करें। इसके बाद आता है स्टोरेज का इशू। हमारे पास आबादगार क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें उन्होंने 30 मन गंदम रखी, तो जो उसके अंदर वो टैबलेट्स उन्होंने डालनी है, ठीक है ना, वो टैबलेट्स वो डालते हैं 30 मन के अंदर 15 या 20 बेसिकली। हाँ, वो बेसिकली हैं 2 टैबलेट्स 40 किलो के लिए। ये डालते हैं 5, 8 या 10 टैबलेट्स डाल दी 30 मन के अंदर, और फिर आखिर में कहते हैं जो हमारा सीड तो ख़राब हो गया सारा। सेपरेट रूम रखें, फ्यूमिगेट करें, उसके अंदर स्प्रे करें, उसकी सारी साइडें बंद करें, उसमें कीड़ों के आने का रास्ता ना हो। फिर आप उसमें तकरीबन 2 गोलियाँ 1 मन के हिसाब से डालकर उसको आप गोलियों को भी आप कवर करके पकड़ लें। फिर जब सीज़न चले, जैसे आपने मार्च अप्रैल में आपके पास गंदम आ गई, आपने इसको रख दिया, अच्छी तरह धूप लगा के ट्राई करी। फिर जब ये जुलाई अगस्त का महीना गुजरे, फिर एक बार इसको इसमें जून जुलाई के महीने में एक बार दोबारा इसको धूप लगवा दें। तो प्रॉपरली आपने टैबलेट ट्रीटमेंट कर दिया तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है उसको दोबारा हवा लगवाने की, धूप लगवाने की। लेकिन अगर कोई बारिश वगैरह ज़्यादा होगी और उसके बाद मॉइस्चर लेवल नॉर्मल हो जाता है, फिर आप बेशक उसके ऊपर धूप लगवाने ना भी लगवाएं। अगर 2 टैबलेट्स रख दिए, कमरा प्रॉपरली सीलिंग में है, तो आपका इंशाल्लाह ताला सीड पूरा साल के लिए रहेगा। लेकिन ये जहन में रहे कि इस गंदम को आपने खाने के लिए कुछ इस्तेमाल नहीं कर। अच्छा, इसमें और भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, लोकल जो टेक्नोलॉजी हम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब सोइंग की टाइम आ जाता है तो जो सीड आपका रखा हुआ होता है उससे 100 दाने जो है ना वो कुछ लेके रेंडमली लेके गीला कोई कपड़ा हो या रुमाल हो उसमें या अखबार में वो बांध के रखते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी जर्मिनेशन होती है। 100 दाने अगर उसमें से 80 दाने आए या 60 दाने जर्मिनेट हुए या 50 हुए, उसकी परसेंट निकालते। वो तरीका कितना अच्छा है या सही है? आबादगार को ये करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। इसमें 75 to 80% से नीचे नहीं आनी चाहिए जर्मिनेशन। अगर इससे कम जर्मिनेशन आ रही है तो बड़ा मसला है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, इसमें कोरे की इशू आता है। फर्ज करें जब वो ड्रिल करता है ना, कुछ जगह रह जाती हैं जहाँ पर ट्रैक्टर से मूव नहीं करता, उसका कैलिब्रेशन का हमारे फार्मर को नहीं पता कि उसकी कैलिब्रेशन कैसे करनी है, उसे कैसे चेक करना है। जब स्विंग करवाए ना तो साथ ही कुछ सीड 2 किलो 3 किलो गीला करके पानी में रख दें। 2-2.5 घंटे बाद उसको निकाले, फिर किसी कपड़े में उसको रख के ऊपर से पानी मारता रहे, और जैसे ड्रिल करके फारिग हो तो फिर हाथ से उसको छटा मार दे। अच्छा, ताकि वो जो प्लांट ऑपरेशन कम हो रही थी ना उसको दोबारा मैनेज कर सके। और अगर फिर भी उसका सीड ग्रो नहीं कर रहा किसी जगह पर, तो पहले पानी के साथ दोबारा सीड को गीला करके डाल देगा, उसके पौधों की तादाद जो पूरी हो जाएगी उसको। अच्छा, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जावेद शब्बीर साहब जो हमारे साथ मौजूद थे। आज के एक अहम जो क्रॉप था वीट, जो पाकिस्तान का अहम क्रॉप है जिसमें हम खुद कफील है, उस पर इंटरव्यू दिया। इंशाल्लाह डॉक्टर SN के एकेडमी में हम दोबारा किसी और टॉपिक के साथ हाजिर हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।